तो वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी के बहुत गुस्सा आ रही होगी, भैया कहाँ चले गए थे, क्या कुछ हुआ था। एंड वो यार बहुत लंबी कहानी है, एग्जाम्स के बाद या कभी भी आराम से बताऊंगा, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह पर। ओके तो यार अब है, देखो तुम लोगों का पेपर फर्स्ट हिंदी का है। एंड अगर मैं तुम लोगों से बोल दूं कि ये हिंदी का पेपर अपन लोग 3 वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे तो कैसा होगा, है ना। तो ये वीडियो आपको पता कितने नंबर दिलाने वाली है, कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। यानी कि जो नंबर फिक्स है वो तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। मेन आपको देखो, ये आपका पेपर है, ठीक है। अपन को पेपर के अकॉर्डिंग स्मार्ट वर्क से अपन को हर चीज़ करनी है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव का भी मैं सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। मेन अपना कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, एग्जामिनर यहाँ से लेकर ओके यहाँ, क्योंकि आपका रट्टा मार ही चलने वाला है यहाँ की, मतलब जो जो आपको याद है, एग्जैक्टली याद है, यहाँ वही काम आने वाला है। यहाँ आप अपने मन से ऊल जलूल कुछ नहीं लिख सकते। तो यहाँ का जो इंप्रेशन होगा क्वेश्चन नंबर 6 से, अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है, ये पेपर सॉल्व नहीं करा है बेसिकली, ठीक है, वो चीज़ नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 से एग्जामिनर देखेगा आपकी अच्छी राइटिंग, बिल्कुल क्लियरिटी में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक हर चीज़ लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 15 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 16 से हमारा ये आ जाता है जीवन परिचय वगैरह एंड गद्यांश पद्यांश एंड ये पत्र वगैरह, बहुत ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे बस में नंबर रहते हैं कि ये नंबर अपन लोग फिक्स कर सकते हैं अपने जो अपन ने याद किया है। अगर अपन लोग अब उठाकर देखेंगे अगर हिंदी की बुक्स एंड, तो कितने ही सारे लेसन है यार, मतलब अनकाउंटेबल की बहुत सारे लेसन है। अनकाउंटेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, आप लोग नहीं पढ़ते होगे कितने सारे चैप्टर्स, मतलब आरोह में, वितान में, और क्या कटा क्या नहीं कटा। तो अभी सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ने जिनके आने की 100% पॉसिबिलिटीज है और जो कि इसमें लिख लिए हैं, तो बस कंप्लीट करने हैं। और ये अपन लोग 3 से 4 वीडियो में पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो गद्यांश पद्यांश एज इट इज आने हैं, ठीक है, जो गद्यांश पद्यांश आपकी 2 तारीख को आपको जो 2 तारीख को ही हिंदी के पेपर में आने वाला है ना एज इट इज, तो आपको वही आने वाले ही। देखो ये रहा अपना शेड्यूल, तो ये रहा ना, चलो पहला 2 तारीख को हिंदी, अंग्रेजी, फिर भौतिक, मतलब 3 पेपर को अपन को अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो, अब मेन टॉपिक पे वीडियो आएगी। तो ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये अच्छे से मतलब रट लेना है। ये जो क्वेश्चन आपसे रात में भी पूछे ना कोई, तो आप तुरंत उठ के बता दोगे। अगर 3 बजे रात को कोई उठाए कि ये बताओ जल्दी से, तो तुम्हें आना चाहिए। ओके, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रयोगवाद काव्य की विशेषताएं निम्न है, नवीन उपनामों का प्रयोग होता है, ओके, नवीन उपनामों का प्रयोग होता है और प्रेम की भावना का खुला चित्रण होता है। अच्छे से यही याद करो, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि, और मतलब ऐसा नहीं कि अब लिखेंगे फिर याद करेंगे, भैया ये इंपॉर्टेंट हम लोगों ने लिख के रख लिया है। ऐसे तो आप लोग कब से लिख के रख रहे हो इंपॉर्टेंट, लेकिन याद नहीं करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, नवीन कुछ उपनामों का प्रयोग हुआ है और प्रेम की भावना का खुला चित्रण है, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं में, ठीक है, प्रेम की भावना का खुला चित्रण है। चलो उसके बाद ये लाइंस खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इस तरफ भी और यहाँ पे भी खींचना है, ओके। वो तो मैंने इस कॉपी में जल्दी जल्दी लिख लिया है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो इसके बाद आता है छायावाद की 2 विशेषताएं या प्रवृत्तियां लिखिए। तो अब छायावाद में कौन सा होता है, इसमें क्या रहता है, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण किया जाता है, ठीक है। छायावाद में रहस्यवाद की भावना भी होती है, ये ज्यादा इजी है ना। इसमें प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं उनका चित्रण किया जाता है, और छायावाद में रहस्यवाद भी होता है। और इसका क्या था, इसमें क्या था, नवीन उपमानों का प्रयोग और प्रेम की भावना का खुला चित्रण, दोनों इजी हैं बहुत, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये काफी सेट में भी आया है, आपको पता होगा। जैसे अगर अपन लोग इसमें उठाएं तो अगर देखें तो ये कैमरा वाला क्वेश्चन इसमें है क्या, या फिर दूसरे सेट में होगा, सेट बी में, आई थिंक सेट बी में होगा, 100% सेट बी में है। एंड आप लोग चेक भी कर लेना, ऐसा नहीं है। चलो, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कर लिखिए। तो ये रहा पूरा आंसर। अब इस आंसर को आपको वैसे रटना नहीं है, देखो क्या होता है कि एक बार आंसर पढ़ लो, फिर मैं उसको, आप लोग खुद ही समझ जाओगे, ओके। थोड़ा जूम कर लें, इतना, ओके,
चलो, दूरदर्शन पर एक अपाहिज का साक्षात्मक व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है। दूरदर्शन पर एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है। साक्षात्कारता को उसके निजी सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकतर कार्यक्रम केवल संवेदनशीलता का दिखावा करते हैं। समझ में आ गया होगा कि कुछ लोग ऐसे अपाहिज लोगों की वीडियो शूट करने लगते हैं और उन वीडियो में जरूर बताने लगते हैं कि इनको इतने दुख हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन उनका मेन मोटिव टीआरपी से रहता है, व्यूज वगैरह से रहता है, एंड उनको उनके प्रति जो ऐड जिनसे करवा रहे हैं उनके प्रति कोई भी वो नहीं रहता लगाव वगाव, बस वो तो अपने ऐड के लिए ये सब करते हैं। इजी याद हुआ, कुछ मतलब रटना वटना नहीं पड़ा ना। छायावाद में पता चल गया कि प्रकृति का सौंदर्य चित्रण है, मतलब, और छायावाद रहस्यवाद है, उसमें प्रेम है, और क्या है, एक और है मतलब निजी वाला है ना, निजी उपनामों का प्रयोग किया जाता है। चलो, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। तो नई कविता में कौन कौन से आते हैं? नरेश मेहता या तारक मेहता से याद कर सकते हैं, अगर नहीं याद आ रहा तो देखें। हाँ, नई कविता में मतलब नए युग में तारक मेहता चलता है तो उसी से आ जाएगा नरेश मेहता। ठीक है, नरेश मेहता हो गया। धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, आप 2 कर लेना जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, नरेश मेहता का है सराय की एक रात। ठीक है, सराय की एक रात। फिर उसके बाद मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, और धर्मवीर भारती, अंधा युग कनु प्रिया। अब हमने पता ये चीज क्यों ऐड किया, हमें लगा कि आपसे सराय की एक रात ही थोड़ा सा अजीब लगेगा तो आप लोग ये कर लेना, लेकिन बेसिकली ये दोनों लिख दोगे ना, या तो नरेश मेहता और धर्मवीर भारती, तो ये ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपकी कॉपी पर, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? गाइस, जो क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं ना, ये आप अगर पूरे ढूंढोगे ना किताबों में तब आप ये क्वेश्चन इकट्ठा कर पाओगे, और जो मैंने आप सभी के लिए इकट्ठा करके रख लिए हैं, ठीक है, तो यार थोड़ी सी मेहनत करना और अपने दोस्तों को शेयर करना इस वीडियो को, भला हो यार, है ना। यूट्यूब पर फेक पेपर जो ढूंढने जाएंगे तो कम से कम एटलीस्ट यार 12th है, अब रियल पेपर का मत करना यार प्लीज। ठीक है, रिक्वेस्ट है, मतलब दिल मतलब बहुत उससे कि प्लीज फेक पेपर, रियल पेपर, एंड डजंट, आप ये भी नहीं देखना कि सुबह 5 बजे पेपर आ रहा है, 4 बजे पेपर आ रहा है, तो आपके भैया हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन है अगर आएगा, लेकिन मैं कभी ऐसी झूठी दिलासा नहीं दूंगा। एंड पढ़ो यार, अपना 100% तो होगा, देखा जाएगा, है ना। चलो, बस अपने अंदर कोई गिल्ट नहीं रखना है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा जितना बन जाए उतना, ऐसा नहीं सोचना। आप अपना 100% दो, फिर जितना बनता है उतना ओके, है ना। थके हुए पंथी को जल्दी जल्दी चलने का कारण लिखिए। तो जब पंथी इसलिए जल्दी जल्दी चलता है कि दिन ढलने से पूर्व ही वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, वह दिन ढलने से पूर्व मंजिल पर पहुंच जाता है। मान लो आप कहीं खेलने गए हो, पार्क गए हो खेलने, एंड वहां से आप लोग 6 बजे आपका मैच खत्म हो गया, खेलना खत्म हो गया, फिर आपको घर जाना है, तो आपको लगता है जल्दी से रात होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं, ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को मतलब मजे लेके याद किया करो यार। आप लोग एक बोरियत सा याद करते हो तो कैसे याद होगा, है ना। मजे के साथ याद करो। खेलने के टाइम तो नहीं लगता यार अब और कितना खेलें, अब नहीं खेलने का मन कर रहा है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। फोन अब कितना चलाए, मन नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद तुम्हें बुलाता है, आओ यार, मतलब मैसेज आए, टन गए तुरंत। चलो, कोई 2 खंड काव्य और उनके रचनाकार के नाम लिखिए। तो खंड काव्य में आ जाएगा पंचवटी, इनका है मैथिली शरण गुप्त। पथिक का है राम नरेश त्रिपाठी। अच्छे से याद हुआ। खंड काव्य और दूसरे अलग अलग होते हैं, ठीक है, ओके। खंड काव्य में है पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त, पथिक, राम नरेश त्रिपाठी। महाकाव्य भी याद रखना, मतलब अगर पूछा जाए, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एंड कोई ध्यान नहीं देता। ओज गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषा की राजभाषा होती है। ओके, तो ये कर लेना। एंड ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड इसका एज इट इज आंसर नहीं मिल रहा था। ओके, तो वो स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद संदेह अलंकार, हाँ कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अपन लोग हाँ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो इसमें जब उपमेय और उपमान में क्षमता को देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह मिथ्या बनती है तब संदेह अलंकार होता है। यानी कि जब उपमेय और उपमान की समता को देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता, मतलब आप कोई भी उपमेय या उपमान को कोई भी ले लो कि उनकी क्षमता को देखकर ये कंफर्म नहीं हो पाता ना
कि ये है या नहीं, वास्तव में है या नहीं, तो ये मिथ्या बनती है। जैसे कोई क्रिकेटर है, अब वो मतलब हमें क्रिकेट ही के उदाहरण क्यों दे रहा हूँ यार, मतलब जैसे कोई पढ़ाई में अच्छा है, वो फेंकता है कि यार हम इतना पढ़ते हैं ये वो, लेकिन जब आप उसका टेस्ट लेते हो तो उसके टेस्ट में 10 में से 2 नंबर आते, तो आप वो कह रहा है कि मैं होशियार हूँ, बाकी लोग कह रहे हैं वो होशियार है, लेकिन टेस्ट में इसके 2 नंबर आते, तो संदेह हो रहा, तो ऐसा कुछ कर लेना, ठीक है। तो संदेह अलंकार बनता है। तो याद रखना, जब उपमेय और उपमान में समता को देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह मिथ्या बनती है तब यह संदेह अलंकार होता है। यहाँ पे भी हाँ करना है, ओके। लक्षणा शब्द शक्ति उदाहरण सहित लिखिए, तो अकेला ऐसा आ जाएगा, शब्द शक्ति को लिखिए तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी नया आ रहा है लक्षणा शब्द शक्ति को लेके, ठीक है। जब किसी शब्द का अमीधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ये वाली डेफिनेशन पता अच्छी नहीं लगी थी, और भी थी लेकिन वो थोड़ा सा और टफ थी, ये सबसे इजी वाली है तो देख लेना, है ना, कि जब किसी शब्द का अमीधा के द्वारा मुख्यार्थ बोध ना हो, ठीक है, किसके द्वारा, अमीधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो, ठीक है, तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे राम तो गधा है, ओके, रामू तो गधा है, ठीक है। चलो उसके बाद शुक्ल युग की गद्य की 2 विशेषताएं बताइए, ओके। तो यहाँ पर आप लोग कर लोगे भाषा शक्ति संपन्न एवं कलात्मक बनी, ओके, और छायावाद के संदर्भ में तर्क पूर्व विवेचना है। शुक्ल युग की गद्य की 2 विशेषताएं हैं, तो पहला हो जाएगा भाषा शक्ति संपन्न एवं कलात्मक बनी, जो है भाषा शक्ति क्या हुई, संपन्न एवं कलात्मक बनी है शुक्ल युग में, और छायावाद के संदर्भ में तर्क पूर्व विवेचना है, ओके। चलो ये भी हो गया, एंड लास्ट अपने 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, ओके। इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है, ऐसे लाइनें खींच के, और इस एक आंसर खत्म होने के बाद थोड़ा सा 2 लाइन का एटलीस्ट गैप देना, हमने 1 लाइन का दिया है, ओके। कौन सा भी पेपर लिखना था तो दे दिया। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं 2 निबंधकारों एवं उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए, ओके। तो दोनों चीजें याद करनी पड़ेगी, निबंध भी किसे कहते हैं, और उसके बाद 1 नंबर इसका रहेगा, 1 नंबर इसका रहेगा, ठीक है। निबंध शब्द नी प्लस बंध से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बनी हुई परिमार्जित रचना से है। दूसरे शब्दों में किसी विषय का भलीभांति प्रतिपादन करना या परीक्षण करना निबंध कहा जाता है। तो अब निबंध और निबंधकार, जैसे कवि और कविता, ये निबंध है। अभी किसने लिखा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और सीमा रहस्य ये लिखा था बालकृष्ण किसने, भट्ट ने, ओके। नेक्स्ट आता है, ये 100% श्योरिटी है क्या नहीं है, ठीक है। लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य क्या था, तो लेखिका के अनुसार भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य अपने सेवक का कार्य करना है। वह लेखिका का पूर्ण ध्यान रखती थी, मतलब भक्तिन यही उनका था कि वो, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड पता है आप सभी को, अगर चैप्टर पढ़ा होगा कैसा था, एंड फिर उनका यही काम रहता था कि वो उन्हें खुश रखें, मतलब ऐसा चीज़ें है ना, ठीक है, जैसे एक नौकर अपने मालिक के प्रति करता है ना। चलो ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। एंड गाइज फाइनली यहाँ तक अपन लोगों ने, अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, तो ये अपन लोग हिंदी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। आज कितनी तारीख है, आज समथिंग, ये मैं वीडियो तो बना रहा हूँ 15 तारीख को, अगर 16 को अपलोड हो तो अलग बात है, नहीं तो आज ही अपलोड कर देंगे। तो 16, 17, 18, 19 तक अपनी पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। आपको इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा कि भैया अब हिंदी में हमें थोड़ा बहुत डाउट है। फिर उसके बाद अपन लोग इंग्लिश कर लेंगे और फिर फिजिक्स कर लेंगे, ठीक है। अपनी 25 तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब 3 सब्जेक्ट अपने, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, 3 सब्जेक्ट अपन 25 तारीख तक ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, है ना। हिंदी, अंग्रेजी बहुत है, क्योंकि फिर जीव विज्ञान इसके लिए तो काफ़ी गैप मिल जाते हैं 3-4 दिन का। फिर उसके बाद रसायन विज्ञान, इसको तो बहुत ज़्यादा गैप्स मिल जाते हैं। फिर ये गणित लास्ट हो जाता है, ओके। तो उसके हिसाब से अपन लोग तैयारी करेंगे। गाइज फाइनली होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।